नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से सैंड, क्ले प्रोडक्ट्स या टाइल्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सैंड क्या होता है, इसका परिचय हम सबसे पहले जानेंगे। रेत के कणों में सिलिका के छोटे छोटे दाने होते हैं। मौसम के विभिन्न प्रभावों के कारण रेत के पत्थर के अपघटन से रेत का निर्माण होता है या बालू का निर्माण होता है। पत्थर और बजरी को पाउडर के रूप में कुचलकर कृत्रिम रेत हम लोग तैयार करते हैं, जिसका प्रयोग हम विभिन्न कार्यों में, प्लास्टर में, चिनाई में या अन्य सिविल इंजीनियरिंग वर्क में प्रयोग में लाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंड, एक अच्छे सैंड की क्या गुण हो सकते हैं। रेत साफ मिट्टी के कोटिंग्स और सिल्ट से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर सिल्ट का मतलब जो नदी के साथ मिट्टी के कण बह के आते हैं, वो कण जो है उसमें मिक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो सही से क्रिया नहीं करेंगे और एक मजबूत बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए रेत को हमेशा मिट्टी की कोटिंग्स यानी मिट्टी की उस पर लेयर नहीं होनी चाहिए और सिल्ट भी उस पर उसके साथ नहीं होनी चाहिए। और रेत को नमक यानी सॉल्ट से मुक्त होना चाहिए, उसमें सॉल्ट के गुण नहीं होने चाहिए रेत में। यदि रेत में सॉल्ट के गुण होंगे तो उससे हमारी जो मटेरियल हम या प्लास्टर करेंगे या दीवार पे चिनाई करेंगे तो उसमें जो है फंगस लगने की संभावना रहती है, जिससे हमारा चिनाई का कार्य या प्लास्टर का वर्क जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए साल्ट उसमें ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। रेत के कण हमेशा मोटे होने चाहिए, दानेदार, एंगुलर होने चाहिए, कोणीय, कठोर और तेज़ होने चाहिए, चमकदार, जिससे उनमें अच्छी स्ट्रेंथ आ सके, प्लास्टर में या मसाले में अच्छी स्ट्रेंथ हो, गेन कर सकें। इसलिए उनको मोटे, एंगुलर और धारदार या तेज़ होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थों को इसमें नहीं होना चाहिए और यह एक मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। मतलब इसके जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो मजबूत होने चाहिए, थोड़ा कमज़ोर नहीं होने चाहिए, जिससे हमारा वर्क जो है या निर्माण कार्य जो है अच्छा रहे। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए, इसमें कोई रासायनिक गुण नहीं होना चाहिए रेत में, जिससे कोई प्रभाव जो है निर्माण पर पड़े। टाइप्स ऑफ सैंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो रेत होती है या सैंड होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले हम पिट सैंड को लेते हैं और पिट सैंड ज़मीन से निकाली जाती है। और दूसरा आता है रिवर सैंड, इसको हम नदियों से प्राप्त करते हैं या नदी की तली से जो पानी के साथ बह के आता है, उससे हम रिवर सैंड को प्राप्त करते हैं। और तीसरा आता है सी सैंड, समुद्र की रेत, इसको हम समुद्र से या समुद्र के किनारों से प्राप्त करते हैं। नंबर 1, अब हम पिट सैंड की अगर बात करें तो पिट सैंड जमी हुई अवस्था में ज़मीन के अंदर से हम प्राप्त करते हैं। इसे मिट्टी में गड्ढे बनाकर या गड्ढा खोद कर या हम कहें खोद कर हम इसे प्राप्त करते हैं ज़मीन के अंदर से। रेत भूतल से हमें 1 या 2 मीटर की गहराई से प्राप्त होती है, जिसे हम खोद कर निकालते हैं।
पिट रेत या गड्ढे वाली जो रेत होती है वो तेज़, कोणीय और लवणों से मुक्त भी होती है। कुछ मैटर में या कुछ मामलों में या कहीं-कहीं पर इसमें जो है लवण युक्त या लवण उसमें मिले हुए होते हैं। ऐसी रेत भी हमें पिट या गड्ढों से प्राप्त होती है। मसाला तैयार करने के लिए हम लोग गड्ढे की रेत से या गड्ढे की रेत में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को हम साफ़ कर लेते हैं या हमें उन्हें साफ़ करके ही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है रिवर सैंड। रिवर सैंड नदी की जो रेत होती है या पानी के प्रभाव से जो बह के आती है उसे हम रिवर सैंड कहते हैं। इसे हम नदी के किनारों से या नदी की तली से पानी के अंदर से प्राप्त करते हैं और नदी की रेत गोल दाने वाली होती है। इसके कण जो हैं गोलाई लिए होते हैं क्योंकि वो पानी के साथ बह के आते हैं तो आपस में टकरा कर या रगड़ कर गोलाई ले लेते हैं, तो उसके कण ज़्यादातर गोल होते हैं। रेत का रंग जो है रिवर सैंड का रेत जो होता है, रिवर सैंड जो होती है वो हमेशा लगभग सफ़ेद कलर में होती है। नदी की जो रेत है वो स्वच्छ स्थिति में उपलब्ध होती है, उसमें सिल्ट या मिट्टी के गुण कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इस रेत का उपयोग हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे प्लास्टर है, चिनाई है या अन्य कार्य सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, उन कार्यों को हम इस रेत के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा है सी सैंड यानी समुद्री रेत। समुद्र के किनारों से इसे हम प्राप्त करते हैं और समुद्र की रेत में नदी की रेत की तरह ही बारीक दाने या कण होते हैं। समुद्री रेत का रंग हल्का भूरा होता है और समुद्री रेत में लवण भी उपलब्ध रहते हैं या लवण उसमें मिक्स रहते हैं। लवण वातावरण से नमी को अवशोषित करते हैं और नमी और विघटन का कारण बन जाते हैं। इसलिए समुद्री रेत को हम लोग महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो नमी को ग्रहण करता है। नमी से क्या होगा, हमारे घर में या स्ट्रक्चर पे हमारे सीलन उत्पन्न होगी और इस रेत से जो सीमेंट की सेटिंग होती है वो सेटिंग भी जो है प्रभावित होती है, यानी वो सीमेंट की सेटिंग को प्रभावित करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ग्रेन्स, यानी उसके जो दाने हैं या कण हैं उन कणों के आधार पर हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो सैंड हमारा जो है 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले फाइन सैंड आता है, फाइन सैंड। दूसरा कोर्स सैंड और ग्रेवली सैंड। फाइन सैंड की अगर हम बात करें, जो इसको महीन रेत के नाम से जाना जाता है या रेत के नाम से भी इसको जानते हैं। ये रेत यदि 1.5875 मिलीमीटर साइज की छलनी हो, सीब जिसे हम कहते हैं, से अगर वो छन जाती है या स्पष्ट रूप से उससे पास हो जाती है तो उसे हम फाइन सैंड के रूप में जानते हैं। इस सैंड का उपयोग हम जनरली या सामान्य रूप से प्लास्टर कार्य के लिए करते हैं। और दूसरा है हमारा कोर्स सैंड या खुरदरी रेत। इस रेत को जब हम 3.175 मिलीमीटर साइज की छलनी से गुजारते हैं या छानते हैं उससे, तो उससे जो कण पास हो जाते हैं या छन के जो कण निकल जाते हैं इस छलनी से, तो उसको हम मोटी रेत या खुरदरी रेत के रूप में जानते हैं। चिनाई के काम के लिए हम सामान्य रूप से इस रेत का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है हमारा ग्रेवली सैंड या
पथरीली रेत। इस रेत को छानने के लिए 7.62 मिलीमीटर साइज़ की छलनी का प्रयोग हम करते हैं। अगर इस छलनी से वो रेत के कण छन जाते हैं तो इसे हम ग्रेवली सैंड, पथरीली रेत या बजरी के रूप में जानते हैं या पहचानते हैं। इस रेत का उपयोग हम सॉलिड कार्य यानी ठोस कार्यों के लिए करते हैं, जिसमें आरसीसी वर्क होता है जनरली, तो उसमें हम ग्रेवली सैंड का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद आता है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग का मतलब होता है फूलना। किसी नमी की उपस्थिति में या नमी जब किसी रेत में हो जाती है तो उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है या उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। यूजेज ऑफ सैंड, रेत का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं या किस रूप में करते हैं। रेत को हम सामान्य रूप से मसाला बनाने के लिए बाध्यकारी सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं और ये मसाले को किफ़ायती बनाता है, यानी उसकी क्वांटिटी सीमेंट की में जब हम इसको मिला देते हैं रेत को, तो उससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे वो हमें मसाला जो है सस्ता पड़ता है और एक कॉम्पैक्ट बॉन्ड जो है वो बनाता है, मजबूती देता है। इसका उपयोग हम मोर्टर और कंक्रीट बनाने के लिए भी करते हैं, यानी कंक्रीट का मसाला या आरसीसी का मसाला या पीसीसी का मसाला भी बनाते हैं, तो भी हम इसका उपयोग सैंड का करते हैं। रेत मसाले के जो शुरुआती सेटिंग होती है उस सेटिंग में जो है वो मदद करता है और उसमें क्रैक्स होने से क्रैक्स को रोकता है और उसकी हीट को कम करता है। रेत जो होता है मसाले के घनत्व यानी उसकी डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तहखाने या बेसमेंट को भरने के लिए भी हम सैंड या रेत का प्रयोग करते हैं। इस तरह अन्य कार्यों में भी जो है सैंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला भाग हमारा है क्ले प्रोडक्ट यानी टाइल्स। सबसे पहले हम टाइल्स क्या होती हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। सिरेमिक का मतलब आग में पकाकर या जलाकर मिट्टी और इसी तरह की जो सामग्री होती हैं या मटेरियल होते हैं के साथ वस्तुओं को बनाने का एक आर्ट है या कला है, जिसमें हम मिट्टी को जला लेते हैं या पका लेते हैं और उससे विभिन्न तरह के पदार्थ या मटेरियल बनाते हैं। जैसे मिट्टी के उत्पाद जो होता है अपवर्तक और कांच इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें हम कांच का प्रयोग भी करते हैं गलाकर। और टाइल्स जो होती हैं भवन के निर्माण में विभिन्न रूपों में उपयोग करने के लिए प्रमुख सिरेमिक उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें हम टाइल्स का या क्ले प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं। टाइल्स हमारी बहुत जगह यूज होती हैं, बाथरूम में, घरों में और किचन्स में, फ्लोर में, रूफ में या वॉल्स में हम टाइलों का कई तरह से कई प्रकार से जो है उपयोग में इनको लाते हैं। क्ले और सिरेमिक क्या होता है? क्ले और सिरेमिक एक विशेष उत्पाद को हम अपने विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है या अपने जो सिरेमिक उत्पाद हैं उनको बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक विशेष मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। भले ही साधारण मिट्टी के बर्तनों को हम जनरली साधारण मिट्टी से ही बना लेते हैं, परंतु चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए हमें महीन सफ़ेद मिट्टी की बहुत आवश्यकता होती है। आग रोक मिट्टी यानी फायर रेजिस्टिंग जो
सिल्ट होती है, मिट्टी होती है, जो विशेष गर्मी का विरोध करने वाली मिट्टी होती है। चिमनी यानी जो धुआं निकालने के लिए चिमनियाँ लगी रहती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में। ओवन होता है, उसके लिए अपवर्तक बनवाने के लिए भी हमें क्ले और की आवश्यकता होती है या सिरेमिक की आवश्यकता होती है। अब इसमें कुछ तकनीकी शब्द हैं जिनके बारे में हम पहले जानकारी करेंगे। सबसे पहले अर्थनवेयर आता है। अर्थनवेयर मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं, यानी मिट्टी के द्वारा हम जो बर्तन बनाते हैं या सामान बनाते हैं उसको हम अर्थनवेयर कहते हैं। आम तौर पर या हम कहें भारतवर्ष के गाँव में अधिकतर इस्तेमाल होने वाले या साधारण खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं और धूपदान या इसी तरह के अन्य पॉट्स जो हैं हम बनाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थनवेयर के अंतर्गत। और दूसरा इसका पार्ट है स्टोनवेयर। इन्हें हम कहते हैं पत्थर के पात्र भी कहते हैं स्टोनवेयर को। ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल मिट्टी का एक उत्पादन होता है और अग्निरोधक के रूप में भी कार्य करता है। स्टोनवेयर के जो जार्स वगैरह होते हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मार्केट में जो है उनकी बहुत डिमांड होती है। मिट्टी के बर्तन और पत्थर के बर्तन को एक साथ मिट्टी के बर्तन कहा जाता है, यानी अर्थनवेयर और स्टोनवेयर लगभग एक ही प्रकार के बर्तन कह सकते हैं या सामग्री कह सकते हैं होते हैं। तीसरा आता है इसमें पोर्सोलिन, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी से हम जानते हैं कि सब घरों में डिनर प्लेट्स होती हैं, चाय के कप होते हैं, तस्तरियाँ होती हैं, इसी तरह के बहुत सारी आइटम या सामग्री हम जो है पोर्सोलिन या चीनी मिट्टी के द्वारा बनाते हैं, जिनका कि हमारे दैनिक जीवन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। टेराकोटा, ये टेराकोटा भी एक विशेष प्रकार की सिकी हुई या पकी हुई मिट्टी होती है, जिसे हम एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करके बनाते हैं। ये टेराकोटा हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क है या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भवन या कोई अन्य तरह का निर्माण होता है, उसमें हम इसको सजावटी सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये एक कठोर और ब्राउन कलर का या भूरे रंग का सामग्री या पदार्थ होता है। इसका व्यापक रूप से सिविल इंजीनियरिंग वर्क में प्रयोग किया जाता है टेराकोटा का। इसकी टाइल्स भी बनती हैं और सजावटी सामान भी भवन से संबंधित इससे बनाया जाता है। उसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस ये इटालियन एक सिटी का नाम भी है और वहीं से रिलेटेड ये शब्द है। मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन जिन पर डिज़ाइन किए होते हैं या हम बैल बूटे भी कहते हैं उनको, वो बने होते हैं तो वो फाइनेंस कहलाते हैं। ये अर्दनवेयर और स्टोनवेयर ही होते हैं जिनमें भारी ग्लेजिंग को लगाया जाता है या निकाल दिया जाता है, यानी उस पर कांच की लेयर चढ़ाई जाती है, मोटी लेयर चढ़ाई जाती है। और चीनी मिट्टी के ये जो बर्तन होते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। फाइनेंस में एक कवर लगाया जाता है, छिद्र युक्त खोल होता है, और चीनी मिट्टी के बर्तन में जो है ठोस या सॉलिड खोल जो है उसमें लगे होते हैं। उसके बाद आता है ग्लेजिंग या ग्लेज करना या कांचित करना भी इसको कहते हैं, यानी कांच की लेयर चढ़ाना या कोटिंग चढ़ाना किसी चीज़ पे। तो कोटिंग जैसे पारदर्शी या अपारदर्शी ग्लास के प्रावधान अगर हम करते हैं या चढ़ाते हैं उस पर, तो उसको हम ग्लेजिंग कहते हैं। ये उस बर्तन की या उस सामग्री की अपीयरेंस को बढ़ाता है तथा एक चिकनी सरफेस जो है हमें प्रदान करता है। ये सतह को यानी जो
पॉट बनाया है हमने या सामग्री बनाई है, उसके सतह को वायुमंडलीय और रासायनिक क्रिया से बचाता है, ग्लेज करने से या कांचित करने से। उसके बाद आता है टाइल्स। टाइल्स ये विभिन्न आकृति, आकार या शेप कह सकते हैं हम, उसमें पके हुए मिट्टी का एक पतला स्लैब होता है जिन्हें हम टाइल्स कहते हैं। इनका हम विभिन्न जगहों पे, बाथरूम में, दीवारों पे, फर्श में या टेरेस में इनका प्रयोग करते हैं। टेरेजो और मिट्टी की टाइलों को छत और फर्श पे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम रबड़ से बने कंक्रीट और रबड़ की टाइलों से बने टेरेजो टाइल्स का उपयोग करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइल्स की अगर हम बात करें तो टाइल्स कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसमें कॉमन क्ले टाइल्स फॉर फ्लोर्स, दूसरा क्ले टाइल्स फॉर टेरेसेस, क्ले टाइल्स फॉर सीलिंग्स, ग्लेज टाइल्स फॉर फ्लोर्स एंड वॉल्स, विक्ट्रीफाइड टाइल, कॉमन क्ले रूफ टाइल्स और कंट्री रूफ टाइल्स होती हैं। जिसमें अगर हम क्ले फ्लोर टाइल्स की बात करते हैं तो सीमेंट टाइलों के विपरीत आमतौर पर जो साल्ट से या नमक की चमक से जो टाइलें बनाई जाती हैं वो एक अच्छी अपीयरेंस देती हैं, और इन टाइलों से जो बने फर्श होते हैं वो हमारे नंगे पांव चलने के लिए भी अच्छे उपयुक्त माने जाते हैं। तो इसलिए हम घरों में अधिकतर इस जो नमक की लेयर चढ़ी हुई टाइल्स होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्ले टेरेसिंग टाइल्स होती हैं। ये टाइल भी साल्ट वाली टाइल के जैसी ही बनी होती हैं, और IS इंडियन स्टैंडर्ड के 2690-1964 के अनुसार इनको बनाया जाता है। क्ले सीलिंग टाइल्स ये इंडियन स्टैंडर्ड 1464-1959 के अनुसार इन टाइलों को हम आमतौर पर रिपर में रखते हैं जब कहीं पे इनको यूज़ करते हैं, छत वत पे, सीलिंग पे। इन सीलिंग टाइल्स पर हम फिर मैंगलोर टाइल्स जो है बिछाते हैं। इन टाइलों को हम आमतौर पर एक फर्श पैटर्न की तरह सजावट भी देते हैं। ग्लेज सिरेमिक टाइल्स आती हैं उसके बाद। इन टाइलों का उपयोग हम विशेष रूप से हॉस्पिटल वगैरह में बाथरूम की या वॉल टाइल्स के रूप में करते हैं। मोटे ग्लेजिंग के साथ बड़े आकार का उपयोग कार्यालय या एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन आदि में इनका प्रयोग किया जाता है ग्लेज सिरेमिक टाइल्स का। उसके बाद फुली विट्रीफाइड टाइल्स जो होती हैं, ये टाइल साधारण सिरेमिक टाइल्स और संगमरमर के फर्श के बीच की होती हैं, और इनका उपयोग विशेष रूप से हम किचन के फ्लोर में करते हैं। और ये साधारण सिरेमिक टाइल जो होती हैं भंगुर होती हैं, और किसी भारी वस्तु के गिरने से जो है ये टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। उसके बाद आता है पोर्सोलिन टाइल। ये टाइल सादे, रंगीन और सजावटी पैटर्न और आकारों के साथ कई रूप में उपलब्ध रहते हैं। ये टाइल्स पारंपरिक टाइल्स की तुलना में महंगे होते हैं। उसके बाद कॉमन क्ले रूफ टाइल्स आती हैं। ये कई प्रकार की मिट्टी की छत की टाइलें होती हैं जिनका उपयोग हम स्लोपी रूफ या पिच्ड रूफ को ढकने के लिए करते हैं। और मैंगलोर पैटर्न रूफिंग टाइल्स, ये टाइल IS 654/1972 में के अनुसार विभिन्न आकार और साइज़ों में बनी होती हैं। ये नीचे की टाइलें जो होती हैं उनको ओवरलैप करते हुए बनाई जाती हैं, और आसन्न टाइल जो अगल बगल की टाइलें होती हैं उनके साथ लॉक भी होती हैं। क्ले हाफ राउंड कंट्री टाइल्स होती हैं, या इनको स्पेनिश टाइल भी कहते हैं हम। ये जोड़े में होती हैं और ओवन के रूप में इनको रखा जाता है। इन टाइलों को कभी कभी हम AC सीट या GI सीट पर भी ये रख कर लगाते हैं या प्रयोग करते हैं। उसके बाद इलाहाबाद टाइल्स, या इनको इटालियन टाइल्स भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे नीचे और ऊपर की अलग अलग टाइल्स होती हैं, या इनको भी कह सकते हैं हम जोड़े में होती हैं, दो डिज़ाइन में बनी होती हैं। और नीचे की जो टाइल्स होती है
जो नीचे रखी जाती है वो सपाट होती है और उसके किनारे जो होते हैं ऊपर की ओर नुकीले या फ्लेंज के साथ टेपर्ड किए हुए रहते हैं और ऊपर की टाइल्स आधी गोल और पतली होती है। आज जो मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया उसमें सैंड, क्ले प्रोडक्ट्स और टाइल्स के बारे में प्रशिक्षण दिया, जिसमें सैंड के गुण और गुड अच्छी सैंड के बारे में प्रशिक्षण दिया, टाइप्स ऑफ सैंड, पीट सैंड, रिवर सैंड या सी सैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ ग्रेन्स, यानी उसके कणों के आधार पर हमने सैंड को फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवली सैंड और बल्किंग ऑफ सैंड और यूजेज ऑफ सैंड के अनुसार जो है बांटा था। क्ले प्रोडक्ट्स में हमने आपको क्ले फॉर सिरेमिक के लिए जो मिट्टी यूज़ की जाती है, टेक्निकल शब्द उसमें थे कुछ, और क्लासिफिकेशन ऑफ टाइल में हमने आपको कॉमन टाइल फॉर फ्लोर्स, क्ले टाइल्स फॉर टेरेसेस, क्ले टाइल फॉर सीलिंग, ग्लेस टाइल फॉर फ्लोर एंड वॉल्स, विक्ट्रीफाइड टाइल्स, कॉमन क्ले रूफ टाइल्स और कंट्री रूफ टाइल्स तथा इलाहाबाद टाइल्स या इटालियन टाइल्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया उसका संदर्भ मैंने डासफेन सिविल की नेशनल स्ट्रक्चरल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की ई बुक से प्रयुक्त किया था और आज का प्रशिक्षण जो मैंने आपको प्रदान किया मुझे आशा है कि भविष्य में आपके लिए वो उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।